नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज फादर्स डे है। सभी पुरुष जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, या वो पिता हैं, दादा हैं, या पिता बनने वाले हैं, जीवन में कभी न कभी पिता बनेंगे, आपकी डेडिकेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। महिलाओं के सिर पर हाथ रखने वाला पिता मिला, आपके बच्चों का साथ देने वाला पति मिला, और उनकी धर्म पत्नी के रूप में तथा अपने बच्चों की माँ के रूप में आप उनकी कोशिशों में हमेशा साथ हैं। आपको भी प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैं खुश रहने के कुछ ऐसे तरीकों का जिक्र करूंगा जिन्हें अपनाना बहुत आसान है और जिनसे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी भेंट किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो बहुत हंसमुख हो, हंसता रहता हो, मुस्कुराता रहता हो, खुश रहता हो, और उसके कारण बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। ऐसा हर व्यक्ति अक्सर आदतन खुश मिजाज होता है, जल्दी तनाव में नहीं आता, हालात संभालना जानता है और मिलने वाले लोगों से मीठा बोलना, कड़वी बातों का जवाब भी मीठे ढंग से देना उनकी आदत में शुमार होता है। ऐसे किसी व्यक्ति से मिलकर हमें हमेशा खुशी ही होगी। उसकी खुश मिजाजी हमारी प्रसन्नता का भी कारण बनेगी। एक घटना से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। गर्म तपती दोपहर थी। मैं कहीं जा रहा था। जहां जाना था उसका एड्रेस तो था, पर लोकेशन सही समझ नहीं आ रही थी। मैं टैक्सी पर था। गूगल मैप से भी हेल्प नहीं मिल रही थी। गूगल मैप कभी इधर भेज देता था, कभी उधर भेज देता था। टैक्सी वाला भी बेचारा परेशान हो गया। उसे बार बार अगली सवारी से फ़ोन कॉल आ रही थी। आखिरकार मुझे लगा कि मैंने जहाँ जाना है उस एरिया में तो पहुँच ही गया हूँ, थोड़ा सा पैदल निकलूँगा तो ढूंढना बल्कि आसान हो जाएगा। ये सोचकर मैंने टैक्सी वाले को विदा किया और पैदल निकल पड़ा अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए। दोपहर का टाइम था। सूरज भगवान तो मानो आग उगल रहे थे। 15 मिनट 20 मिनट इधर उधर टक्करें मारने के बाद मैं बेहाल हो गया। इसी परेशानी में से एक गली में से गुजर रहा था तो थोड़ा सुस्ताने के लिए किनारे के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी सामने के एक मकान की दूसरी मंजिल से एक सज्जन ने आवाज़ दी, भाई साहब मैं पानी लेकर आता हूँ, पानी पी लीजिए, कुछ चैन आ जाएगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई, खुशी भी हुई। एक अनजान आदमी, मुझसे कुछ लेना देना नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, बताया नहीं, मांगा नहीं, फिर भी मेरा हाल देखकर खुद ही आवाज़ लगाई। सोचिए कि मेरे मन में उसके लिए कैसे विचार आ रहे होंगे। मैं खुशी खुशी उस मकान के दरवाजे तक पहुंच गया। पेड़ के नीचे तो छाया थी, पर मकान वाली साइड में पूरी धूप थी, चिलचिलाती हुई। पर मुझे तसल्ली थी कि दरवाज़ा खुलने ही वाला है और ठंडा पानी पीने को मिलेगा तो आराम हो जाएगा। इसी तसल्ली के साथ मैं खड़ा हो गया। 5 मिनट बीत गए। मुझे थोड़ा अटपटा तो लगा, पर तसल्ली थी कि ऊपर से नीचे आने में, पानी का गिलास लेने में, उसे भरने में 2-4-5 मिनट लगते ही हैं। कोई बात नहीं, वो सज्जन आते ही होंगे। पर फिर 5 मिनट और बीत गए। मैं धूप में सड़ रहा था। परेशानी होने लगी कि पहले कम से कम पेड़ के नीचे तो खड़ा था, छाया तो थी, यहाँ तो भट्टी जल रही है। कोफ्त होने लगी। फिर भी खड़ा रहा। 5 मिनट और बीत गए। दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो मैं सचमुच परेशान हो गया। सोचने लगा कि कैसा घटिया आदमी है, खुद ही बुला लिया और पानी पिलाने के बजाय धूप में मार डाला। मैं मन ही मन बुरा भला सोचने लगा। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और वो सज्जन पानी का जग और गिलास लिए नज़र आए।
उन्होंने बड़ी नम्रता से माफ़ी मांगी और मुझसे बोले कि मैं पानी लाने वाला था, फिर मुझे ख्याल आया कि इतनी गर्मी में पानी से तो राहत कहाँ मिलेगी, इसलिए मैं नींबू पानी की शिकंजवी बना लाया हूँ। देर हो गई, माफ़ कीजिएगा। अब सोचिए मेरे मन में उनके प्रति कैसे विचार आए। मैंने नींबू पानी पी लिया तो बड़ी राहत मिली। अब फिर उन्होंने कहा आप थोड़ी देर अंदर आकर बैठ जाएं तो गर्मी से राहत मिलेगी, पसीना सूख जाएगा, फिर आपने जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाइएगा। अब फिर सोचिए मेरे दिमाग में उनके लिए कैसे विचार आए। वो मुझे अंदर के कमरे में ले गए। मैं जहाँ बैठा उसके सामने ही एक दान पात्र रखा हुआ था, डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था। अब मेरी सोच बिल्कुल दूसरी तरफ हो गई कि इस आदमी ने जानबूझकर मुझे बुलाया, फिर जानबूझकर पानी की जगह नींबू पानी पिलाया और अब उसी स्ट्रेटजी के तहत मुझे अंदर बुला लिया ताकि मैं डोनेशन बॉक्स को देख सकूं और उसमें कुछ पैसे डाल सकूं। ये आदमी एक चालाक आदमी है जो राहगीरों पर एहसान करता है और दान के नाम पर उनकी जेब ढीली करवा लेता है। जो डोनेशन देगा वो शर्मिंदगी में पैसे भी ज़्यादा देगा। यही नींबू पानी बाज़ार से पीता तो 20 रुपए में मिल जाता। डोनेशन बॉक्स में कोई आदमी 100 रुपये से कम क्या डालेगा। बड़ा फ़ायदेमंद धंधा है इस आदमी का। अब मेरी पूरी सोच नेगेटिव हो गई थी। फिर भी मैंने सोचा कि अब आया हूँ तो डोनेशन बॉक्स में पैसे तो डालने ही चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे किसी आदमी का एहसान नहीं लेना चाहता था जो इस तरीके से दुनिया से छल करता। मैं मन ही मन गुस्सा हो रहा था। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैं भारी मन से उठा। कहाँ तो ठंडा नींबू पानी पीकर शरीर में ताकत आनी थी और कहाँ अब मन में तरह तरह के बुरे विचार आ रहे थे जिनसे शरीर और मन दोनों ही सुस्त हो गए थे। मैं डोनेशन बॉक्स की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने जेब से अपना वॉलेट निकालने की कोशिश की, उन सज्जन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि हम अनजान लोगों से डोनेशन नहीं लेते। अब एक बार फिर मेरे हैरान होने की बारी थी। मैंने उनसे पूछा कि फिर ये डोनेशन बॉक्स रखा किस लिए है यहाँ। तो उन्होंने कहा मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। एक अनाथ आश्रम में मैं पला, वहाँ हमें बहुत मार पड़ती थी और खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अनाथ आश्रम से भाग गया और छोटे मोटे काम करके बड़ा हुआ। फिर अचानक किस्मत ने पलटा खाया और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। समाज में इज्जत हो गई, ये मकान खरीदा। तब मुझे याद आया कि अनाथ आश्रम में मैंने कैसा जीवन काटा था। उस यादाश्त ने मुझे बहुत कचोटा और मैंने फैसला किया कि मैं अनाथ बच्चों के लिए कुछ करूँगा। फिर मैंने अपने दोस्तों से बातचीत की। बहुत से लोग इस बात के लिए मान गए कि इस काम में वो मेरा सहयोग देंगे। तब हमने ये भी फैसला किया कि हम आपस में ही कंट्रीब्यूट करेंगे, किसी दूसरे से पैसे नहीं लेंगे। हर महीने मेरे दोस्त इस डोनेशन बॉक्स में अपनी श्रद्धा से कुछ डाल जाते हैं। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, बाहर वालों से कुछ लेता नहीं और इन अनाथ बच्चों का खर्च आराम से चल जाता है। मैं तो हक्का बक्का रह गया। जिस आदमी के बारे में इतना बुरा भला सोच रहा था वो तो देवता निकला। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने यूं ही पूछा कि यहाँ कितने बच्चे हैं, तो उन सज्जन ने बताया कि 27 बच्चे हैं। हम उनको स्कूल भी भेजते हैं, हुनर की ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि बड़े होकर वो रोज़गार कमा सकें। कमाई होने पर वो शादी कर लेते हैं, परिवार बना लेते हैं और यहाँ डोनेट करने के अलावा यहाँ रह रहे बाकी बच्चों की हर तरह से हेल्प भी करते हैं। सोचिए कि ये सुनकर मेरा क्या हाल हुआ। 20 मिनटों में उस देवता रूपी सज्जन के बारे में मैंने कितनी बार अपने विचार बदले। इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि किसी के बारे में कोई धारणा बनाने की जल्दबाजी ना करें। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हम किसी का व्यवहार तो नज़र आता है, पर उस व्यवहार के पीछे का कारण पता ही नहीं होता, उसकी नीयत नज़र नहीं आती और हम उस व्यक्ति के बारे में कोई गलत ख्याल बना लेते हैं। धारणा बनाने की, ख्याल बनाने की, बायस्ड होने की
इस जल्दबाजी से बचेंगे तो जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। तो आज हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, थोड़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस जानकारी का पूरा फ़ायदा मिल सके, पूरा लाभ मिल सके। तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है खुशी और खुश मिजाजी। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। I'm the रैग पिकर ऑफ द सोल। मुझ में और किसी संत में बस एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि मैं प्रवचन नहीं देता। मुझ में और किसी पॉलिटिकल लीडर में भी वही फ़र्क है कि मैं भाषण नहीं देता। मैं न प्रवचन देता हूँ न भाषण देता हूँ। मैं अपने जीवन में जो भुगत चुका हूँ, जो गुज़रा होता है, उससे जो सीख मिलती है वो आपसे शेयर करता हूँ, और इस उम्मीद में शेयर करता हूँ कि मेरे जीवन से जो मुझे सीख इतने साल लगाने के बाद मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें। जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें, बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं ख़त्म नहीं होता। मैं जो सिखाता हूँ उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए, और सफलता के कारण इतना ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही ख़राब हो जाएं, या सफलता के कारण इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, इल्लीगल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। मैं ये भी कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। I'm the रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको ये भी मालूम है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। तो आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज का टॉपिक है खुशी और खुश मिजाजी। एक बार की बात है कि एक महात्मा जी के आश्रम में उनके शिष्यों की मीटिंग हो रही थी। इस गैदरिंग में सिर्फ कपल्स को इनवाइट किया गया था। ऑडियंस में एक ऐसी लेडी थी जो हमेशा खुश रहती थी। उनके हस्बैंड भी बहुत हंसमुख और मिलनसार थे। दोनों की जोड़ी फबती भी बहुत थी। सब लोग ये मानते थे कि पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और वो एक आइडियल कपल हैं। महात्मा जी ने उस लेडी से सवाल पूछा कि आप हमेशा खुश रहती हैं, इसका राज क्या है। महात्मा जी के सवाल का जवाब देने के लिए वो लेडी जब खड़ी हुई तो उनके हस्बैंड को यही ख्याल आया कि उनकी वाइफ सबके सामने उनकी प्रेज़ करेंगी कि मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर बात ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं, घर की तरफ पूरा ध्यान देते हैं, मेरे साथ और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, इसलिए मेरी खुशी का कारण मेरे हस्बैंड हैं। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। लेडी ने कहना शुरू किया कि सवेरे जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं आज भी ज़िंदा हूँ। मुझे आज का सूरज देखने को मिल रहा है। फिर मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ तो देखती हूँ कि भगवान ने मुझे सारे अंग दे रखे हैं और आज भी मेरे सारे ऑर्गेन्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंटली अपने सब काम निपटा सकती हूँ, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। तब मैं एक बार फिर भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने खुदा से और खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारा दिन खुश रहूँगी और अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करूँगी। मैं कॉन्शियसली खुश रहना चुनती हूँ, खुश रहने की चॉइस करती हूँ और खुश रहती हूँ। मेरी खुशी मेरे अपने माइंड सेट पर डिपेंडेंट है। खुश रहने के लिए मुझे किसी बाहरी कारण की, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है।
उस लेडी का ये जवाब इतना डिटेल्ड था और इतना अच्छा था कि खुद उनके हस्बैंड ने भी तालियां बजा बजा कर उस उत्तर का स्वागत किया। उस लेडी का ये आंसर हम सब की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि खुशी इस बात में है कि हम खुश रहें। खुश होने के लिए किसी बाहरी कारण की, किसी एक्सटर्नल रीज़न की तलाश ना करें। खुश रहना शुरू कर दें। खुश रहने का यही मंत्र है। सोचिए कि इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं और अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। कभी अगर दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसके बदले में तुरंत किसी पॉजिटिव थॉट पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दें। ध्यान किसी और विचार पर या काम पर फोकस कर लें। उत्तेजना से बचें, आलोचना से बचें। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर आपके आसपास कोई गार्डन है तो उसका कोई फूल अपने हाथ में ले लीजिए, उसे ध्यान से देखें, उसकी बनावट पर, पंखुड़ियों पर, पत्तियों पर, डालियों पर, हर चीज़ पर फोकस करें। कई एंगल्स से फोकस करें। हर रोज़ ऐसा करें। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद ये होगा कि वो फूल आपके माइंड में बस जाएगा। और अगर आप ये करने की प्रैक्टिस कर लें तो जब भी आपको कभी कोई नेगेटिव थॉट आए या गुस्सा आए तो फूल की तरफ ध्यान लगाइए, फोकस फूल पर लगा लीजिए या किसी पॉजिटिव थॉट पर लगा लीजिए। उससे आपको रिलैक्स होने का, काम डाउन होने का टाइम मिलेगा, विचारों में शुद्धि आएगी और मजबूती आएगी। अगर हम अपने जीवन का एक लक्ष्य तय कर लें तो हमारा जीवन उस लक्ष्य पर, उस पर्पज़ पर, उस एम पर, उस गोल पर सेंटर्ड हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। तब सेल्फ कंट्रोल भी आसान है और डिसिप्लिन भी आसान है। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में हर रोज़ औसतन 60,000 थॉट्स आते हैं। पर अगर आप कोई एक गोल चुन लें और उसे लिख लें और उसे बार बार देखते रहें, गोल कुछ भी हो, बच्चों को खुश रखना, बच्चों को पढ़ाना, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना, जॉब में प्रमोशन लेना, कुछ भी गोल हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो उस गोल की तरफ ध्यान करेंगे तो बाकी 59,999 जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो अर्थहीन हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इससे हम अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कर सकते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं और हमारे लिए जल्दी सक्सेसफुल होना पॉसिबल हो जाता है। खुद पर नियंत्रण, कंट्रोल आसान हो जाता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि जीवन पर नियंत्रण हो गया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत से गुरुजन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कायनात आपको वो नहीं देती, ये सृष्टि आपको वो नहीं देती जो आप सोचते हैं। कायनात ये आपको वो देती है, ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये नेचर, ये कॉस्मोस आपको वो देता है जो आप बन जाती हैं, यानी जो आपके जीवन का सार है। हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू के बजाय व्हाट टू बी पर अगर फोकस करें कि मैं क्या बनूं, क्या मैं खुशमिजाज व्यक्ति बनूं, क्या मैं खुश रहने वाला व्यक्ति बनूं, अगर मैं उस पर फोकस करूं तो कायनात मुझे वो बना देगी। बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये बनना है, उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी सोच इतनी गहरी हो जाए कि वो जीवन में उतर कर पूरे जीवन की धुरी बन जाए तो कायनात आपके उस विचार को इम्प्लीमेंट करने में जुट जाती है। आपको जिस काम से अरुचि हो, इंटरेस्ट ना हो या डर लगता हो, उसे करें और बार बार करें तो वो काम रुचिपूर्ण भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। और फिर आप समझ जाएंगी कि ये मुहावरा बिल्कुल सही है कि डर के आगे जीत है। खुश रहने के कुछ बहुत से सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स बहुत आसान हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत बेनिफिशियल भी हैं। कुछ टाइम खुद के साथ अकेले बिताएं। ये एकांत है, सॉलिट्यूड है, लोनलीनेस नहीं, अकेलापन नहीं।
इस एकांत का, इस सॉलिट्यूड का फ़ायदा लें, आनंद लें, खुद के साथ रहना सीखें, खुद को परखें, खुद को समझें, अपने विचारों को देखें, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, अपना प्लान ऑफ एक्शन तय करें। खुद के साथ टाइम बिताना, अपने साथ एकांत में रहना ऐसा ही है मानो आप अपनी बैटरी को रिचार्ज कर रही हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, शुद्ध भोजन खाएं, ताज़ा खाएं, प्लांट बेस्ड फूड खाएं, पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन खाएं, हर रोज़ कुछ नया सीखें, पढ़कर, सुनकर या देखकर, पर सीखें। संगीत का आनंद लें, सवेरे जल्दी उठने की आदत डालें और अपने विचारों में तथा व्यवहार में कोऑर्डिनेशन रखें, कॉन्ग्रुइटी रखें। जब आपके विचार शुद्ध होंगे तो काम शुद्ध होगा और उनमें मॉरलिटी झलकेगी, आपके टाइम का बेस्ट उपयोग होगा। और ये ध्यान रखिए कि टाइम ही जीवन है, जीवन टाइम से बना है। आपकी मनी, आपके पैसे ख़त्म हो जाएं, आप दोबारा पा सकती हैं। आपकी सेहत चली जाए, आप उसको भी रीगेन कर सकती हैं, पर जो समय बीत गया उसको वापस लाने का कोई तरीका है ही नहीं। इसलिए सिर्फ ये सोचिए कि आज का दिन अगर आपके जीवन का आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे। इस अकेले थॉट से जो ज्ञान उपजेगा वो आपका जीवन बदल देगा। समझने वाली बात ये है कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, चैलेंजेस होंगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कभी जीत होगी तो कभी हार होगी। अगर हम खुश मिजाज हों, हमारा माइंड सेट पॉजिटिव हो, तो फ़र्क ये पड़ता है कि समस्या को सुलझाना ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं इसका थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। हमारे सामने कोई चैलेंज आए, समस्या आए, प्रॉब्लम आए, तो हमारी रिएक्शन 3 तरह की होती है। पहली रिएक्शन ये है कि समस्या इतनी बड़ी है, इतनी विकराल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम इसे नहीं सुलझा सकते। जैसे ही हमारे मन में ये विचार आया, हमारा दिमाग आगे सोचना बंद कर देता है, कोई हल ढूंढने की कोशिश ही छोड़ देगा और मान लेगा कि हमारे पास हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, बात खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। हमारी दूसरी रिएक्शन ये हो सकती है कि देखते हैं, सोचते हैं शायद समस्या का कोई हल मिल जाए। यहाँ उम्मीद है पर विश्वास नहीं है, उम्मीद है पर विश्वास नहीं है, तो गेम 50-50 का है। समस्या का हल मिल जाए तो हम खुद को खुशकिस्मत मान लेते हैं, और अगर समस्या का हल न मिले तो हम सोच लेते हैं कि समस्या का हल पॉसिबल ही नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं होती ये मानने में, और हम समस्या से जूझते रह जाते हैं, स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तीसरी रिएक्शन है कि समस्या है तो क्या हुआ, चलो इसे निपटाते हैं। यहाँ एक और बात नोट करने वाली है, नेगेटिव ही नहीं, न्यूट्रल माइंडसेट से भी पॉजिटिव माइंडसेट ज़्यादा इफेक्टिव है समस्या के समाधान में, क्योंकि माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो माइंड कंट्रोल में होगा, हम बेहतर हल सोचेंगे, ज़्यादा ऑप्शन सोचेंगे, प्रॉस कॉन्स को ठीक से एनालाइज करेंगे, इमोशनल फूल बनकर डिसीजन नहीं लेंगे और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे। ज़रा सोचिए कि इंसान को क्या कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इंसान को कहा जाता है ह्यूमन बीइंग। अकेला ह्यूमन नहीं कहा जाता, ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, लेकिन हम बन गए हैं ह्यूमन डूइंग। हमेशा बस काम काम काम। बहुत से क्लेश का कारण भी यही है। अब मान लीजिए कि आप कार चला रही हो और कार की विंड स्क्रीन पर धूल हो, तो आपको साफ नज़र नहीं आएगा, पानी छिड़कना पड़ेगा, वाइपर चलाना पड़ेगा, धूल हट जाएगी और साफ नज़र आने लगेगा। धूल विंड स्क्रीन पर हो तो वाइपर चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो नज़र कुछ नहीं आएगा, चश्मा बदलने से कुछ नहीं होगा, विंड स्क्रीन साफ़ करनी पड़ेगी, वरना एक्सीडेंट हो जाए और हम सामने वाले को दोष दें जबकि शीशा हमारा ही धुंधला था। अगर हमारा वज़न बढ़ जाए तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। भागते थे पहले, अब चल भी नहीं पाते, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अकेले अकेली चीज़ को ठीक करें या सिर्फ वज़न घटा लें, यही हाल माइंडसेट का है, थिंकिंग का है। अगर सोच दूषित है, नेगेटिव है, तो हम शिकायतें करते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। सोच हैवी हो गई, थिंकिंग हैवी हो गई तो नुकसान ही नुकसान है। स्ट्रेस बढ़ेगा, रिलैक्स नहीं हो पाएंगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, बीमारियां होंगी। इन सब का अकेले अकेले इलाज करें या थिंकिंग ही ठीक कर लें।
माइंडसेट ही ठीक कर लें, ये हमें सोचना है। किसी ने कुछ कह दिया, हम सोचते रह गए, पकड़ के बैठ गए, वो तो कह के चला गया, हम उसे 10 साल से पकड़े बैठे। हैवी थिंकिंग चालू आए। मैंने अपना थॉट प्रोसेस बदलना है। इनर ब्यूटी गई, आनंद स्वरूप नहीं गया। गुस्से वाला स्वरूप, इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। यह मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, इसे छोड़ना पड़ेगा। बंदर ने चने पकड़ने के लिए बर्तन में हाथ डाला, पर मुट्ठी नहीं खोली तो हाथ फंस गया। मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, जो पकड़ रखा है उसे छोड़ना पड़ेगा, वरना कोई हल नहीं है। इस सब का एक ही हल है, खुश मिजाजी। हम तुनक मिजाज होने के बजाय खुश मिजाज हों तो हम जल्दबाजी में किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, बाद में पछताना नहीं पड़ता। सारी खुशियों का राज यही है कि हम खुश मिजाज हों, वरना याद कीजिए कि जिस देवता रूपी सज्जन ने मुझे नींबू पानी पिलाया था, उसके बारे में मेरे विचार कितने बदले, कितनी जल्दी जल्दी बदले, और तब तक बदलते रहे जब तक कि मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो गई। पर अगर मैं जल्दबाजी करता, तुनक मिजाजी दिखाता, तो हो सकता है कि मैं उनके बारे में कुछ बुरा सोचने के अलावा उनको कुछ बुरा कह भी देता। खुश मिजाजी और धीरज से समस्याएं हल हो जाती हैं। समस्याएं हों तो भी हल हो जाती हैं, वरना हम खुद ही अपने लिए नई समस्याएं गढ़ लेते हैं। इसलिए याद रखिए कि खुश मिजाज रहना है, खुश रहना है तो खुश मिजाज बनिए। हम कई बार कहते हैं ना कि फला आदमी गुस्से से थर थर काँप रहा है। जानती हैं इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों होता है, हो जाता है, उसका असर क्या है? किसी को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में फट पड़ने की सिचुएशन आ जाए, गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो ब्रेन से जो मैसेज आता है शरीर में गुस्से से भरा हुआ, उससे हमारे सेल टूटने लगते हैं, कोशिकाएं टूटने लगती हैं। सैकड़ों हज़ारों कोशिकाएं सेकंडों में टूटकर मर जाती हैं। हमारे शरीर के इतने ज़्यादा सेल कत्ल हो जाते हैं कि शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाती है। तब हार्ट अटैक न हो जाए, कोई और बड़ा नुकसान ना हो जाए, उससे बचने के लिए शरीर कांपने लगता है। ये शरीर का ऑटो डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि गुस्से के कारण कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। गुस्सा किया आपने, आपके सेल मरे। आपने गुस्सा किया, आपके दिल की धड़कन तेज हुई, सांसें तेज हुई, दिल पर बोझ पड़ा। आपने गुस्सा किया तो ब्रेन में से ऐसे हार्मोन सीक्रेट हुए जिन्होंने आपका नुकसान किया। सामने वाले का क्या बिगड़ा? सज़ा तो आपने खुद को दे डाली, जो बिगड़ा वो आपका बिगड़ा। इस राज को समझिए और फिर सोचिए कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर आप हाथ में कोई बड़ा फूल ले लें, कोई भी फूल, उसे रोज़ देखिए, ध्यान से देखिए, पंखुड़ियों की बनावट, पंखुड़ियों का साइज़, पंखुड़ियों के अंदर की बनावट, बाहर वाला लुक, सब देखिए, बारीकी से देखिए। इतनी बार और इतना ज़्यादा देखिए कि आपके दिमाग को फूल का हर हिस्सा याद हो जाए। जब कभी गुस्सा आए तो उस फूल की तरफ ध्यान लगाइए, उस फूल के हर अंग को मन की आंखों से देखिए, उसकी पत्तियाँ, उसकी पंखुड़ियाँ, उसकी डाली, सब कुछ। थोड़ी देर फूल को देखिए अपने मन की आंखों से और सोचिए कि गुस्सा करने की ज़रूरत क्यों है। क्या हमें पहले कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए? क्या हमें कुछ और समझने की ज़रूरत है? क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही शब्द हैं? क्या हमें किसी और तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए? जब आप ये छोटी सी एक्सरसाइज करेंगी तो 98% मामलों में आपका गुस्सा खुद ही काफूर हो जाएगा। ऐसा करना सीख लीजिए तो आप सब भी हैप्पीनेस गुरु हो जाएंगी। फादर्स डे पर मेरा आप सबको यही गिफ्ट है। स्वीकार कीजिए, हमारे देश को विश्व गुरु कहा ही जाता है। आइए हम सब मिलकर अब इसे हैप्पीनेस गुरु भी बना लें। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर संपर्क कर सकती हैं, या फिर हमारे नंबर
6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक खुशी और खुश मिजाजी अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पी के खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।